जिम मॉरिसन का एक कौल है, वो कहता है कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है जहनों पर उसी का राज होता है। जिम मॉरिसन के इस कौल की रोशनी में अगर हम पिछले 15-20 दिन का जायजा लें तो आपको हमें अंदाजा होगा उसने ठीक ही कहा था कि मीडिया पर कंट्रोल कीजिए, आवाम के जहनों पर आपका राज होगा। आवाम उसी तरह से सोचना, उसी तरह से रिएक्ट करना और एक्ट करना शुरू करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत सरकार ने किया, फौजों की जिम्मेदारी थी, फौजों ने अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से अदा की। उस कामयाबी को बता पाने में मीडिया मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, सिर्फ झूठ फैलाने में लगा रहा। बेबुनियाद खबरें जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं होती थी, कोई फुटेज नहीं था, स्टूडियो में बैठ करके फुटेज बनाए गए। स्टूडियोज के जो न्यूज़ रूम थे उसे वार रूम में तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पोर्ट पर हमला और इस तरह के न जाने कितनी बेबुनियाद खबरें लगातार पहुंचाई गईं आवाम के सामने। इस पूरे घटनाक्रम में जो मीडिया ने किया है, उसमें मीडिया ने सच का कत्ल किया है। जब जब इस तरह के हालात होते हैं तो मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों का एनालिसिस करे, जायज़ा ले और सही रुख पर उस चीज़ को आगे बढ़ाए, ताकि पूरी दुनिया में और देश में जो संदेश जाना चाहिए वो सही अंदाज में पेश हो, उसका मजाक न बने। इस पर कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर आपने सुनी और देखी होंगी। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, इफ्तिखार गिलानी, उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, आजकल वो हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनका मजमून एक आया था, बहुत ही तवील मजमून आया था, और उन्होंने बाकायदा जो अपने मजमून की सुर्खी दी थी उसमें यही बताने की कोशिश की थी कि इस इत्तलाती जंग में सच का कत्ल हुआ है। और उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी एक तरह से डिस्कशन किया है, बहुत लंबा डिस्कशन किया है। और उस डिस्कशन में एक दिलचस्प और बहुत ही काबिल ज़िक्र बात जो सामने आई वो ये थी एनडीटीवी के चैनल बनने की कहानी। यानी एनडीटीवी जो पर्ण राय का चैनल था, वो 1984 में उनकी अहलिया राधिका राय और वो खुद दोनों ने मिलकर के एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर उसे शुरू किया था। 1999 में जब कारगिल जंग हुई, उस वक्त जो भारत का जो मौक़िफ़ था मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में जाने का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा। तो उस वक्त की जो सरकार थी, अटल बिहारी सरकार थी, ब्रजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, इन सब ने समझा, एनालिसिस किया सिचुएशन का। उसके बाद पर्ण राय से रब्ता किया गया, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया आप चैनल शुरू करें। उस वक्त चैनल शुरू करने की जो दुश्वारियाँ थी उन्होंने जब पेश की तो उनको फाइनेंस और टेक्निकल और कानूनी दुश्वारियाँ जो भी थी उसे दूर की गई और एनडीटीवी को बाकायदा अंग्रेज़ी और हिंदी में शुरू किया गया। और उनसे साफ तौर पर कहा गया लेकिन आपकी जो लाइन होगी वो सेंटर लेफ्ट लाइन होगी, यानी आप सरकार की तनकीद करेंगे लेकिन आलमी सतह पर सरकार का जो मौक़िफ़ है वो उसको इस्टाब्लिश करेंगे। और आपने और हमने सब ने देखा, देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि एनडीटीवी ने बहुत बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया और 2015 तक निभाया। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े तबके को एतमाद हासिल हुआ ख़बरों पर, उसके एनालिसिस पर, उसके तबसरों पर, और पूरी दुनिया में भी उसकी ख़बरों, उसके तबसरों को देखा गया, सुना गया, कोट किया गया और उसके जर्नलिस्टों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला देश दुनिया में। रवीश कुमार उसकी ताज़ा मिसाल हैं, बरखा दत्त का नाम आप सुनते होंगे, और भी तमाम लोग जो भी उससे जुड़े रहे वो सब एक से एक नाम हमारे और आपके सामने आज भी हैं, काम कर रहे हैं। कुछ तो एनडीटीवी में आज भी हैं, कुछ एनडीटीवी से बाहर अपना अपना काम कर रहे हैं। 2015 तक ये मामला चला और उसके बाद आपने देखा कि 2022 आते आते वो चैनल अडानी ग्रुप ने ख़रीद लिया। और ऐसा क्यों किया सरकार ने? सरकार को अब लगा कि अब इस तरह की किसी लेफ्ट टू सेंटर की किसी की ज़रूरत है नहीं, तो अब सारे के सारे जो चैनल हैं वो एक जैसी बात करने वाले हमें होनी चाहिए, हमें तनकीद करने वाले हमें चैनल पसंद नहीं है। तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान फिर आपने देखा कि जो बात अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी काबीना ने उस वक्त महसूस किया था कारगिल वार के वक्त में, और उस वक्त एनडीटीवी को आगे बढ़ाया, इस वक्त आते आते जब वो स्पेस खाली हो गया तो आज फिर एक बार ज़रूरत महसूस हुई कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का मौक़िफ़ मजबूती के साथ पहुंचना था वो पहुंचा नहीं, और अब पार्लियामेंटेरियंस को दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजा जाएगा
تاکہ وہ بھارت کے اس موقف کو جو یہاں کا نیشنل انٹرسٹ لیے ہوئے موقف ہے وہ پیش کر سکیں۔ اس پوری کہانی میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو یہاں پر مائنارٹی ہیں، جو اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے اس کو وہ دنیا میں اور دیش میں لے جائیں، تو ان کو اس نہج پر سوچنا ہوگا۔ ریسرچ کے ساتھ بات کرنے والے لوگ تیار کریں جو ان کے موقف کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں، کرٹیسزم بھی ہو، لیکن جس فورم میں ان کا موقف مضبوطی کے ساتھ پہنچنا چاہیے وہ پہنچے۔ یہ تھی آج کی ہماری پیشکش، جس میں ہم نے کوشش کی کہ افتخار گیلانی صاحب کے اس مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے خاص طور سے این ڈی ٹی وی کی کہانی اور میڈیا کی اہمیت اور افادیت جو معاشرے میں ہوتی ہے، اور اگر ایک ذمہ دار میڈیا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کو کیسے دفاع کرتا ہے، کیسے اس کی آواز بنتا ہے، کیسے اس کا نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے، اس کی پوری کہانی این ڈی ٹی وی کی اس پوری کہانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے گودی میڈیا کو تو بہت ہی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کی جو سرکار اس وقت ہے اسے بھی اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ان کے بزرگوں نے جب اس طرح کے چینلز کو آگے بڑھایا تھا کہ وہ کرٹیسزم ان کا کرتے رہیں، تو انہوں نے اس کو آ کر کے بند کر دیا۔ اب انہیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح کے آوازیں جو ڈیسنٹ آوازیں ہیں، جو سرکار کو کے کاموں کی تنقید کرتی ہیں، کیا وہ آوازیں دوبارہ بی جے پی کی یہ سرکار آگے بڑھائے گی یا اپنے اسی موقع پر قائم رہے گی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے شیئر کریں اپنے فیس بک پیج کے اوپر، ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔